एवरीवन, आज की क्लास में हम मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन का रिमेनिंग पोर्शन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम वेरिएशन इन कंडक्टिविटीज की स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। देखो, किसी भी आयोनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? कंडक्टिविटी आयोनिक सॉल्यूशन की किस चीज की वजह से होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन की आयंस की वजह से। कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन ड्यू टू, एक चीज बताओ, सॉल्यूशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि आयंस होते हैं? केटायन और एनायन आयंस होते हैं। तो आयोनिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है? आयंस की वजह से होती है। अब आयोनिक सॉल्यूशन क्या है? लिक्विड है। अगर उसकी मेरे को कंडक्टिविटी मेजर करना है, मतलब उसमें कितनी आसानी से करंट फ्लो हो रहा है, इस चीज को मेरे को मेजरमेंट करना है, तो देखो, रेजिस्टेंस या सिंपल वायर की कंडक्टिविटी या किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी को मेजरमेंट करने का तरीका क्या है? या तो आप इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ में कनेक्ट कर दो, वहां से आप इसका रेजिस्टेंस निकाल लो और उसकी हेल्प से आप डायरेक्टली इसकी क्या निकाल सकते हो? कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। पर क्या हम सॉल्यूशन को कनेक्ट कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से? देखो, प्रॉब्लम्स क्या क्या है इसके अंदर। क्या हम सॉल्यूशन को व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट कर सकते हैं? क्या व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया है ना, जैसा आप ओम्स लॉ पढ़ते हो उसका अपरेटस होता है, जैसे कि अपरेटस पढ़ोगे आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज या ओम्स लॉ के अपरेटस से हम सॉल्यूशन को कनेक्ट कर सकते हैं क्या? देखो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा बीकर में होगा। अब मान लो आपने अपरेटस से कनेक्ट करा, यहाँ से एक वायर डाला, यहाँ से दूसरा वायर डाला और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया? बैटरी लगा दी। बैटरी लगा दी मतलब आप क्या दे रहे हो? डायरेक्ट करंट दे रहे हो। जब आप डायरेक्ट करंट दोगे तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होने लगेगी और सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम तो कल भी हमने देखी थी, क्या थी कि व्हीटस्टोन ब्रिज या ओम्स लॉ के ऑपरेटर्स के साथ में लिक्विड को कनेक्ट नहीं कर सकते हो ना, कोई सॉलिड वायर थोड़ी कि आपने एक एंड से एक वायर को कनेक्ट कर दिया, दूसरे एंड से दूसरे वायर को। और दूसरा प्रॉब्लम क्या था यहाँ पर हमारा कि डीसी करंट अगर हम पास करते हैं तो क्या हो जाएगा? कंपोजिशन सॉल्यूशन का चेंज हो जाएगा, है ना, उसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, किसी को याद है इन दोनों प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किस तरीके से करा था? एनीवन? इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा था? डीसी करंट की जगह हमने क्या प्रोवाइड कर दिया था कि हम इसको क्या करेंगे? अल्टरनेटिंग करंट देंगे। तो डीसी करंट क्या होता है? कांस्टेंट एक जैसा फ्लो होता है। पर अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? चेंज होता है ना, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। तो जो इसकी वजह से इफेक्ट होगा, कंपोजिशन के चेंज में जो इफेक्ट होगा, इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना। तो डीसी करंट वाली प्रॉब्लम तो हमने कैसे सॉल्व कर दी? अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करके। और व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट करने के लिए हमने क्या करा? एक स्पेशल अपरेटस बनाया जिसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी सेल। तो कंडक्टिविटी सेल क्या होता है उसके ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे। ये लिख रखा है ना सबने? अदिति लिखा हुआ है, शौर्य, है ना। अब देखो, कंडक्टिविटी ऑफ सेल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ सेल, है ना। कंडक्टिविटी क्या होगी सेल की? कंडक्टिविटी सेल क्या होता है? तो देखो, कंडक्टिविटी सेल क्या होता है? कैसा?
सिलिंड्रिकल अपरेटस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। दिख रहा है सबको सिलेंडर जैसा? इसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे और दोनों इलेक्ट्रोड किसकी होगी, प्लेटिनम की। दोनों इलेक्ट्रोड किसकी होगी, दोनों इलेक्ट्रोड होगी प्लेटिनम की, और दोनों इलेक्ट्रोड के एंड पर क्या है, प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग है। मतलब ये वायर है, उससे प्लेटिनम ब्लैक को हमने क्या कर रखा है, हैंग कर रखा है। सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, एक और इलेक्ट्रोड होगी जिसमें वायर की हेल्प से हमने क्या कर रखा है, प्लेटिनम ब्लैक को हैंग कर रखा है। तो बेसिकली कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, एक ऐसा सिलेंड्रिकल अपरेटस है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है और दोनों किसके इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम की, जिसमें हमने फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम को क्या कर रखा है, यहाँ पर कोटेड कर रखा है किसी दूसरे मेटल की सरफेस के ऊपर। पूरा प्लेटिनम तो हम यूज नहीं कर सकते, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। अब देखो इसकी खासियत क्या है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो प्लेटिनम ब्लॉक का जो आपको दिख रहा है ब्लैक पोर्शन, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, ए है, और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, एल। अब जब मैं इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन डालूंगा जिसकी भी मेरे को कंडक्टिविटी मेजर करनी है, तो देखो वो जो सॉल्यूशन है जिस भी सॉल्यूशन को इसमें डालूंगा क्या होगा, वो सॉल्यूशन कन्फाइंड हो जाएगा किसके अंदर, एक सिलेंडर के अंदर बोल सकता हूं, एक ऐसे सिलेंडर के अंदर कन्फाइंड हो जाएगा जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल है। मतलब यहां पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कन्फाइंड हो जाएगा। समझ गए? मतलब हमने क्या फिक्स कर दिया, एरिया फिक्स कर दिया और एल फिक्स कर दिया। क्लियर है सबको? है ना? अब कंडक्टिविटी सेल से क्या होता है, ये दो वायर थे तो ये दो वायर ऐसे निकले हुए होंगे, है ना, ऐसा होगा कंडक्टिविटी सेल। मतलब कंडक्टिविटी सेल में आप सॉल्यूशन डालो, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और दोनों इलेक्ट्रोड कितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, एल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो जो भी हमारा आयोनिक सॉल्यूशन है वो एक छोटे से एरिया के अंदर क्या हो गया, कन्फाइंड हो गया। एक ऐसा एरिया, इमेजिनरी एरिया हमने मान लिया सिलेंडर का, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ एल, है ना। तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर क्या हो गया, कन्फाइंड हो गया। अब इस कंडक्टिविटी सेल का हम किसमें यूज करेंगे, इस कंडक्टिविटी सेल का हम यूज करेंगे किसी भी आयोनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी पता लगाने के लिए। कैसे यूज करेंगे, तो देखो कंडक्टेंस क्या होगा, G इक्वल्स टू 1/r, ये कंडक्टेंस होता है, कल पढ़ा था हमने। इज टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज कंडक्टेंस, ठीक। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या होता है सबको पता है, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय टी, है ना। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसमें वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/रो, ठीक। क्या हो जाएगा, 1/रो इंटू एल, और ए डिवाइड में तो ए कहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इतना क्लियर है सबको? चलो अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, 1/रो को हम लिखते हैं कप्पा, और कप्पा क्या होती थी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या इसी को हम क्या बोलते थे, कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या इसी को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी, दोनों इसी के नाम है ना। तो यहां से हम 1/रो की जगह पर क्या लिख देते हैं, कप्पा। तो क्या जाएगा, G इक्वल टू कप्पा इंटू A/L। एक चीज बताओ, क्या कंडक्टिविटी सेल के अंदर A और L का रेशो फिक्स रहेगा,
ए क्या है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है, और एल क्या है, इस कंडक्टर की क्या है, लेंथ। तो अभी हमने बोला कि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ क्या कर रखी है हमने, एल ले रखी है, दोनों की सेपरेशन वाली डिस्टेंस। तो ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, जिसके हम क्या निकाल रहे हैं, कंडक्टिविटी। और कंडक्टर के अंदर क्या है, बेसिकली आयनिक सॉल्यूशन है ना। मैं सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ग्रिल के अंदर जो। तो एक चीज बताओ, ये वाला जो इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको हमने फिक्स कर दिया, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने फिक्स कर दिया। तो क्या ये a बाय एल की वैल्यू कांस्टेंट होगी कि वेरी करेगी, है ना। क्या होगी, a बाय एल की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो a बाय एल की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट। a बाय एल की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट। और रिप्रेजेंट करेंगे इसको G स्टार से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लिख लो उसको। हाँ, अरे मेरी बात सुनो इधर। आप कंडक्टिविटी सेल लोगे, आपने कंडक्टिविटी सेल बनाया, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसी ने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, किसी ने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, लेंथ मान लो सबने ले ली कितनी, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 1/2, है ना। और इसके लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 2/2। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू हर बार हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा चीज देखो, एल बाय ए को हम बोलेंगे सेल कांस्टेंट, है ना, थोड़ा करेक्ट करो। एल बाय ए को हम क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हम रिप्रेजेंट करेंगे जी स्टार से। तो ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एल बाय ए। तो एल बाय ए कैसे पता लगा सकते हो आप, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस और ये प्लेटिनम वाले फॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल के पता लगा सकते हो, है ना। या एक और तरीका मैं बताऊंगा, उससे भी पता लगा सकते हो। तो यहां से हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, G इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1/G स्टार, मतलब कप्पा डिवाइडेड बाय G स्टार हो जाएगा। G स्टार क्या है आपका, सेल कांस्टेंट, याद रखना। तो कंडक्टिविटी ऑफ सेल की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे लिख दूं मैं, कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो कई बार आपसे रिलेशन पूछ लिया जाता है, जैसे पिछली बार जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो क्या पूछा गया था, डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। तो आपको क्या लाकर बताना है, इस रिलेशन को डिराइव करना है। 2 मार्क्स में आया था रिलेशन। क्लियर है सबको, कोई डाउट है इसके अंदर, जल्दी बताओ, समझ में आ गया सबको, है ना। चलो लिख लो उसको, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो इतना लिख लिया सबने, ये वाली 2 लाइन लिख ली। अब देखो हमारे पास, हमको एक और रिलेशन भी पूछा जा सकता है रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट के बीच में। तो रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, आयोनिक सॉल्यूशन का अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, रो इंटू एल बाय ए। अब एल बाय ए क्या है यहां पर, एल बाय ए को क्या लिख सकता हूं, है ना। तो एल बाय ए को मैं क्या लिख सकता हूं,
सेल कांस्टेंट मतलब जी स्टार। और एक चीज बताओ, क्या मैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को या रेजिस्टिविटी को 1/कप्पा लिख सकता हूं? ये दो चीजें सोच के बताओ। वन बाय रो क्या होता है? कप्पा। तो इसका उल्टा भी तो लिख सकता हूं, कप्पा इक्वल्स रो इक्वल्स टू 1/कप्पा, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर इसकी जगह पर हमने लिखा 1/कप्पा और ये क्या हो जाएगा इनटू जी स्टार। तो ये रिलेशनशिप किसके बीच में आ गया? रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, सेल कांस्टेंट एंड कंडक्टिविटी के बीच में। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू एक और क्या हो जाएगी, या किसी भी आयनिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी। क्लियर है सबको? इतना समझ गए? सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखो इस सॉल्यूशन की हमको क्या निकालनी है? कंडक्टिविटी निकालना है, मतलब कप्पा निकालना है। अब कप्पा निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? कंडक्टेंस पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट पता होना चाहिए मतलब एल और ये ए पता होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, ये सेल इतना छोटा होता है कंडक्टिविटी सेल कि आप किसी वर्नियर कैलिपर या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आप इस एल को और इस ए को नहीं मेजर कर पाओगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ऐसा आयोनिक सॉल्यूशन इसके अंदर डालते हैं जिसका कप्पा हमको ऑलरेडी पता हो। हम ऐसा आयोनिक सॉल्यूशन इस सेल में डालेंगे जिसका कप्पा मतलब जिसकी कंडक्टिविटी हमको ऑलरेडी पता हो और कंडक्टेंस भी हमको पता हो। तो फॉर एग्जांपल इस केस के लिए हम क्या डालते हैं? KCl। क्या डालते हैं हम यहां पर? इस केस के लिए KCl डालते हैं। तो देखो यहां पर है ना, तो यहां पर हम क्या करते हैं? KCl डालते हैं, तो कप्पा पता है हमको, कंडक्टेंस हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट में डालकर तो कप्पा की वैल्यू आ गई, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और कंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। तो आप क्या करोगे? सेल कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल लोगे? डायरेक्टली जी स्टार इक्वल्स टू कप्पा डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस। तो यहां से आपकी डायरेक्टली वैल्यू किसकी आ जाती है? सेल कांस्टेंट की। एक बार सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता चल गई तो आप किसी भी आयोनिक सॉल्यूशन के लिए सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। मतलब आप किसी भी आयोनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है, किसी भी आयोनिक सॉल्यूशन का क्या निकाल सकते हो? कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। क्लियर है सबको? लिख लिया? लिख लो इसको, बचा हुआ पोर्शन जो है आपका, ये वाला पोर्शन बाकी है, नोट कर लो। अब देखो अपना अगला टॉपिक है मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है। देखो नाम से समझ में आ रहा है मोलार कंडक्टिविटी मतलब किसकी बात होगी इसके अंदर। देखो कंडक्टिविटी के बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमने क्या करा, एक नई टर्म बनाई मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी का मतलब जब हम एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को किसी भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, या किसी भी वॉल्यूम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो जो जितने आयंस बनेंगे और उन आयंस की वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मोलार कंडक्टिविटी। तो मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है? देखो मोलार कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा एम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लेमडा एम से। ठीक है, बहुत सी बुक में आप यहां पे देखोगे सी लिखा हुआ, तो सी का मतलब क्या होता है? मोलार कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी।
मोलार कंडक्टिविटी कब ली गई? जब कंसेंट्रेशन क्या था? C था। अभी हम सिर्फ मोलार कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो मोलार कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसका वॉल्यूम कितना है? V वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कितना है जिसका? V वॉल्यूम है। और इस सॉल्यूशन में आपने कितने इलेक्ट्रोलाइट को डाला? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डाला। कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज करा इस सॉल्यूशन को बनाने में? आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज करा। अब जब आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इस सॉल्यूशन को बनाने में यूज करोगे तो यहाँ पे दो तरीके की स्पीशीज बनेगी, एक केटायन और एक एनायन। मतलब एक स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मोशन की वजह से क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा, मतलब कंडक्टिविटी बनेगी। तो इसी कंडक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? मोलार कंडक्टिविटी। समझ में आया सबको? मतलब सीधा सीधा बात क्या है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जितने आयंस बनाएंगे उनकी वजह से होने वाली कंडक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? मोलार कंडक्टिविटी, है ना? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी मोलार कंडक्टिविटी की? कंडक्टिविटी ऑफ all the ions when 1 mole conductivity is due to all the ions कर लो या of all the ions कर लो, due to करते ज्यादा अच्छा लगेगा। conductivity due to all the ions when 1 mole of electrolyte is dissolved in V volume of solution। देखो यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को फिक्स नहीं करा, हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लो आपकी क्लास में से किसी एक पर्सन ने लिया 1 लीटर, किसी दूसरे ने ले लिया 10 लीटर, किसी ने 5 लीटर लिया, किसी ने 4 लीटर लिया। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर फिक्स नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पे फिक्स चीज क्या है कि आप हमेशा कितना इलेक्ट्रोलाइट लोगे? कितना इलेक्ट्रोलाइट लोगे, है ना? अब मान लो 1 लीटर वॉल्यूम में, 1 लीटर वॉल्यूम में किसी, है ना, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी है कप्पा। 1 लीटर वॉल्यूम में किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कितनी है? कप्पा। कप्पा मतलब जितने आयंस बने और उन्होंने जो करंट फ्लो करा उसी को हम कंडक्टिविटी बोल रहे हैं। तो बताओ V लीटर वॉल्यूम में उसकी कंडक्टिविटी कितनी हुई? या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में उसकी कंडक्टिविटी है कप्पा, तो V मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितनी कंडक्टिविटी होगी? मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि मान लो 1 मीटर क्यूब में किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है 2 सीमेंस पर मीटर, ठीक है? तो बताओ 5 मीटर क्यूब में उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी? दूर से बोलो ना, मल्टीप्लाई करोगे ना। 1 रुपए की 2 चॉकलेट है तो 5 रुपए की कितनी चॉकलेट होगी? 10। मतलब सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसी आयोनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी 1 मीटर क्यूब में कप्पा है, तो V मीटर क्यूब में कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कप्पा इंटू। इतना क्लियर है सबको? या अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कप्पा टू A बाय L, ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक? अगर किसी का एरिया है A और
है ना, किसी कंडक्टर का एरिया ए है और लेंथ यूनिट है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, मतलब वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। तो यहाँ से हमारा कप्पा इंटू वी फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ से ए की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, वी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कप्पा इंटू वी। तो बेसिकली मैंने आपको ट्रेडिशनल तरीके से बताया कि अगर 1 मीटर क्यूब आयोनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कप्पा है, तो वी मीटर क्यूब आयोनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होगी, कप्पा इंटू वी मीटर क्यूब। इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसके अंदर? इस फॉर्मूले को लिख लो। इस फॉर्मूले से हम और फॉर्मूले भी बनाएंगे, मोलार कंडक्टिविटी के और भी ज्यादा फॉर्मूले होते हैं, लिखो। जैसे अभी आप बुक अगर देख रहे होगे तो उसमें एक अलग फॉर्मूला लिखा होगा, है ना। वीडियो ब्लर है, अब ठीक है? सभी को नेटवर्क इश्यू है क्या, सिर्फ सोर्या को वीडियो ब्लर है? वीडियो सही है, शोर है, तुम्हारा नेटवर्क का दिक्कत है। लिख लो सर। लिख लिया? अब देखो मोलार कंडक्टिविटी के हम और भी फॉर्मूले बनाएंगे जो कि आपकी बुक में भी दे रखे हैं। तो जनरली हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी के फॉर्म में। कंसंट्रेशन किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी के फॉर्म में। और मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में लेते हैं हम यहां पर, लीटर्स में। इतना क्लियर है सबको? अच्छा, कंसंट्रेशन को मैंने क्या लिख दिया, सी। एक चीज बताओ, मोलार कंडक्टिविटी में ये तो फिक्स है कि नंबर ऑफ मोल्स कितना लेना है आपको, 1 लेना है। तो कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई वी। तो क्या मैं यहां से v की वैल्यू निकाल सकता हूं? तो देखो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय c। पर यहाँ पर क्या है कि जो हमारा v है, मोलरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम किस में लेते हैं हम, लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये वाला वॉल्यूम किस में है, लीटर में है, और ये वाला वॉल्यूम किस में है अभी, मीटर क्यूब में। तो हमको एक रिलेशन पता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, पता है ना। तो इस फॉर्मूले में हम उस रिलेशन का यूज करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, मोलार कंडक्टिविटी क्या था, कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। इसको लीटर में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कप्पा 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने लीटर, 1000 लीटर। तो यहां पर हमने लिख दिया 1 2 3, पहले वॉल्यूम लिख देते हैं, सॉरी, वॉल्यूम, और यहां पर लिख दिया हमने 1 2 3 लीटर। मतलब अब वॉल्यूम किस में हो गया है, लीटर में हो गया है। तो देखो ये वॉल्यूम अगर लीटर में है तो इस वॉल्यूम की जगह मैं 1/c लिख सकता हूं, फॉर्मूले में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। देखो वॉल्यूम क्या है, यहां पर क्या था, कंसंट्रेशन मोलरिटी के फॉर्म में था, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो v की है ना पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम किसमें है, यहाँ पर लीटर में, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना ले रखा है हमने, 1। कंडक्टिविटी में बोला ही आपको कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह 1 आ गया, डिवाइडेड बाय v इन लीटर आ गया। तो वॉल्यूम इन लीटर किसके इक्वल है,
1/c के इक्वल है, तो यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर आ गया, तो इसकी जगह पर क्या लिख दो, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी। तो ये एक और आपका फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे सी क्या है, कंसंट्रेशन है, जो कि किसके फॉर्म में बताया गया है, मोलरिटी के फॉर्म में, है ना, याद रखना। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो देखो कप्पा की यूनिट होती है सीमेंस मीटर इनवर्स, ठीक है, और मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर। पर लीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर रखा है, मीटर क्यूब में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोल्स पर मीटर क्यूब। तो कितना यूनिट हो जाएगा, सीमेंस मीटर इनवर्स और मीटर क्यूब से क्या हो गया, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है यूनिट? ऐसा यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर होता है, लीटर को हमने मीटर क्यूब में कर रखा है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। यूनिट हमने यहां से बनाई है ना, इस फॉर्मूले के यूज से, तो सीमेंस पर मीटर क्यूब, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब वॉल्यूम में है, और कंसंट्रेशन किसके फॉर्म में, मोलरिटी के फॉर्म में। तो मोल्स पर लीटर, लीटर को हमने मीटर क्यूब में कर दिया, क्योंकि एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होती है, मीटर क्यूब होता है ना, लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। तो हमने क्या लिख दिया वहां पर, लीटर की जगह मीटर क्यूब। समझ गए सब? तो मोलार कंडक्टिविटी अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।